नमस्कार। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, जेएलओ इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। आप सबको पता है कि 11 जनवरी 2021 से 29 जनवरी 2021 तक जेएलओ के इंटरव्यू होने हैं। जो लोग इस इंटरव्यू के लिए पहले क्वालिफाई कर चुके हैं वो चिंतित हैं, और चूँकि जो भी स्टूडेंट पास होता है और इंटरव्यू तक जाता है उसकी पूरी आशा होती है कि उसका चयन होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक ये भाव आता है कि क्या कोई व्यवस्था है जिसकी वजह से सफल होते हैं, क्या और कोई कारण है जिसकी वजह से सफल होते हैं। वो अपने जो भी एफ़र्ट्स होते हैं उन सारों को करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसे पता है कि लास्ट बाधा रह गई है जिसे उसे पूरा करना है। मेरा ये मानना है कि जो चयन होना है किसी भी विद्यार्थी का, वो समग्र उसकी जो तैयारी है उस पर आधारित है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जो मुख्य परीक्षा हुई, इसकी जो लेखन वाला एग्ज़ाम हुआ, उसका सिलेबस क्या था, उसमें कितने मार्क्स थे और इंटरव्यू के मार्क्स क्या हैं। दोनों को मिलाकर ही मेरिट बननी है। ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाइंग था और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होना है। तो दोनों को मिलाना है। तो जिन्होंने पहले अच्छा स्कोर किया है उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और जिन्होंने स्कोर कम किया है लेकिन वो इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं तो उन्हें आगे संभावना रहेगी, उन्हें लाभ मिलेगा। तो पहले तो आपको ये समझना है कि कैसे करें तैयारी इंटरव्यू की, क्या कुछ टिप्स हैं। इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कल ही एक रिज़ल्ट आया, दो बच्चों, आठ एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने आरजेएस में ज्वाइन नहीं किया था। 197 पोस्ट थी, उसमें से 8 ऐसे भी थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, 7 ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक ऐसा था शायद उसका कोई कारण था। और फिर हाई कोर्ट ने एक वेटिंग लिस्ट निकाली और उस वेटिंग लिस्ट में 8 स्टूडेंट्स को चयनित किया गया। जब उन्हें चयनित किया गया तो 2 स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ राजस्थली में ही सारी तैयारी की थी, मॉक इंटरव्यू की तैयारी की थी, कई सारे मॉक दिए थे और यहाँ वो अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन चयन नहीं हुआ था। और उनके भाग्य से उसमें कनिष्का यादव, यश बिश्नोई, ये दोनों भी, हाँ, आपने इनके इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, तो वो भी चयनित हो गए हैं। जिन लोगों का इसमें चयन हुआ है, तो चूंकि मैं उसी से प्रारंभ कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू में क्या स्थिति थी। इंटरव्यू उनके अच्छे हो रहे थे, यहाँ उन्होंने खूब सारे अभ्यास किए, कई बार रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस के बोर्ड के साथ उन्होंने ये अभ्यास किया। इस तरह का अभ्यास आपको भी करना है जेएलओ में, चूँकि रिटायर्ड जुडिशल अफसर ख़ास तौर से डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं और उनका अपना जीवन का पूरा अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर स्टूडेंट से प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के जवाब आपको अच्छे से आते हैं तो उसका लाभ मिलता है और चयन की संभावना अधिक हो जाती है। अब देखो इसमें क्या है कि एक 156 पोस्ट हैं और 156, इसका मतलब 3 गुना पास हुए हैं। अब जो 3 गुना पास हुए हैं उन 3 गुना में से 2 को फेल होना है
और एक का चयन होना है, हर 3 में से हर तीसरे विद्यार्थी एक विद्यार्थी का चयन होना है। तो जो चयनित विद्यार्थी है, तो आप देखोगे कि इंटरव्यू में ऐसा वेरिएशन आता है कि एक के मार्क्स बहुत कम होते हैं और एक के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारा देखा है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि चयन हो। और दूसरा क्या है कि लास्ट एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम में भी गला काट प्रतियोगिता होती है और उस प्रतियोगिता में हमें हमारा संपूर्ण देना है। अब हमें संपूर्ण देने के लिए किन किन चीज़ों पर हम विचार करें, तो टॉपिक है बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जेएलओ की इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इस पे ही हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्रों को पता है कि 11 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक ये इंटरव्यू आरपीएससी में होंगे और 28 दिसंबर से और 3 जनवरी तक कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। सारे स्टूडेंट्स को सूचना है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, उन्हें अपने फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। ये तो कर ही देंगे। अब देखो, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर कि क्या है इंटरव्यू की तैयारी और कैसे करनी चाहिए। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो है ज्ञान, नॉलेज, और एक है व्यक्तित्व। इन दो चीज़ों का आपका टेस्ट होना है इस एग्ज़ाम में। ज्ञान अर्थात नॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भाई नॉलेज का एग्ज़ाम तो हो चुका है और अब नॉलेज नहीं परखी जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यक्तित्व का एक हिस्सा नॉलेज है। बहुत सारी नॉलेज आपके पास होती है तो वो भी एक व्यक्तित्व का हिस्सा है। अब बात आती है कि इन दो चीज़ों की हम बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉलेज की बात कर लें। तो यहाँ नॉलेज कौन सी चाहिए? तो नॉलेज में दो तरह की नॉलेज की हम बात करते हैं। पहली तो जो आपका सिलेबस था, एक तो ये। दूसरा समसामयिक, और तीसरा भी ले सकते हैं, तीसरी बात भी हो सकती है कि राजस्थान के बारे में, भारत के बारे में और विश्व के बारे में जानकारी, ये भी आपकी एक नॉलेज का हिस्सा है। इस सारी चीज़ों को देखें तो एक तरह से राज्य स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी के भी बारे में आपसे अपेक्षा की जा सकती है। जैसे कभी पूछ ही लेते हैं कि सब ये कोविड आया हुआ है, कहाँ से, किस देश से आया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्होंने इसे किस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की, उनकी क्या खामी रह गई, किस देश में ये सबसे ज़्यादा फैला, कहाँ किस देश में, ऐसा भी कुछ देश हैं जिसमें ये फैला ही नहीं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितने जागरूक हैं और उस जागरूकता के लिए क्या किया हुआ है आपने।
तो एक तो नॉलेज के पार्ट पर जाते हैं, तो पाठ्यक्रम जो जेएलओ का है, करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाक्रम का मतलब है करंट अफेयर्स को, और इन सब की नॉलेज। अब इन सब की नॉलेज में दो तरह की नॉलेज हो सकती है, एक तो रिसेंटली जो कुछ भी हो रहा है वो, और एक आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में कहीं बाहर से कोई एग्ज़ाम देने आए हैं, तो उसके कल्चर, उसकी संस्कृति के बारे में क्या कोई ज्ञान है या नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पिछले बार राजस्थली से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ के एपीओ का इंटरव्यू दिया। उस एपीओ के इंटरव्यू में उन्होंने पूछा, जो जयपुर के ही रहने वाले थे, कि भाई आप तो ये बताइए कि कहाँ के हो रहने वाले हैं, कि जयपुर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जयपुर ज़िला है, साथ में संभाग भी है, और इस डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो जो स्टूडेंट थे वो सेलेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिए, जो उन्होंने मुझे बताया इंटरव्यू देने के आने के बाद, वो ये थे कि उन्होंने जो कुछ तहसीलें थीं उनके भी नाम ज़िले के तौर पर बता दिए। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से फिर उन्हें एक आध ऐसे प्रश्न एक स्टूडेंट को पूछा कि आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो जिस क्षेत्र के वो व्यक्ति थे, उन्हें कि भाई यहाँ इस तरह का यहाँ इस तरह का कुछ ऐतिहासिक चीज़ बनी हुई है, उस ऐतिहासिक चीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, टूरिज्म के दृष्टिकोण से वो कितनी महत्वपूर्ण है। इन सारे पे प्रश्न पूछे। जब इंटरव्यू यहाँ आरजेएस के मॉक इंटरव्यू चल रहे थे, तो मैं ये देख रहा था, और उन जुडिशल ऑफिसर्स ने बहुत सारे इंटरव्यू अपने जीवन में लिए, बहुत सारे जुडिशल ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया। तो जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, और जो मैंने अपने जीवन के इंटरव्यूज में भी देखा, कि वो सिर्फ आपकी सिलेबस वाली नॉलेज को ही नहीं देखते, वो जानना चाहते हैं कि अन्य चीज़ों के संबंध में आप कितने जागरूक हैं। तो एक तो नॉलेज के संबंध में बात आती है, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की। तो इसको मैं अभी पहले ले रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट रहती है, जिनके किसी स्टूडेंट को 10-15 दिन में एक बार अपने मस्तिष्क पटल से उस धूल मिट्टी को हटानी चाहिए जो उस ज्ञान पर पड़ गई है। वैसे तो अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, जिनके बारे में उन्हें जानकारी होती है। तो इनके संबंध में ध्यान रखिएगा। तो एक तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनके संबंध में भी जानकारी की जाती है। जैसे पिछले बार सांभर के बारे में पूछा, इसके अलावा एक किले के बारे में पूछा। तो इस तरह के जहाँ के आप रीजनल क्षेत्र से हैं, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उस क्षेत्र के संबंध में आपको ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो मैंने बताया कि एक तो नॉलेज आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, वो आपसे जानकारी चाहेंगे। दूसरा पोर्शन ले रहे थे हम, मैं इसको मिटाने के बजाय इसको रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। और क्या है
जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो एक है हमारा जो व्यक्तित्व विकास हमारा कैसा रहा, और उसके संबंध में भी वो जानना चाहते हैं। ख़ास तौर से तो जो व्यक्तित्व के गुण हैं, जो हमारी पर्सनालिटी संबंधी गुण हैं, वो क्या हैं, किन किन पर सामान्यतः प्रश्न रहते हैं जिनके संबंध में व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। हम बात करें कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, मतलब एक युवा जब इंटरव्यू देने जा रहा है तो इंटरव्यू बोर्ड भी ये चाहता है कि उसका चयन जिस व्यक्ति को कर रहे हैं वो लगना चाहिए कि एक अधिकारी है, तो उसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा होना चाहिए। आप देखोगे कि अधिकतर चयन जिन जिन लोगों के चयन होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़रूर सजग रहते हैं। आपको भी रहना चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे एक मित्र हैं, अफसर हैं, लेकिन बड़ी अच्छी सी परीक्षा उन्होंने दी थी, और उस एग्ज़ाम में जब वो इंटरव्यू देने गए तो वो बड़े हल्के फुल्के थे, पतले थे। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा महसूस किया कि इम्पैक्ट आया उसका, और जब बाद में उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी थी तो उन्हें ज़्यादा अच्छे नंबर मिले। तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी इसका एक हिस्सा है। दूसरी बात आती है आपकी एजुकेशन। देखो, एजुकेशन के संबंध में कि आपकी पूर्ववर्ती एजुकेशन कैसी है। मैं देख रहा था कि एक बच्ची ने अभी आरजेएस में जिसका चयन हुआ, यहाँ इंटरव्यू बोर्ड जब उनसे पूछ रहा था तो उसके डॉक्यूमेंट इंटरव्यू बोर्ड के सामने होते थे। जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने डॉक्यूमेंट होते थे तो उसने 91 स्कोर किया अपना राजस्थान बोर्ड में। जब 91 किया तो उन्होंने कहा, अच्छा आपने बोर्ड में इतना स्कोर किया था? तो आश्चर्यचकित होते थे और उसके संबंध में कोई ना कोई प्रश्न पूछते थे। कई स्टूडेंट ऐसे भी थे कि जिन्होंने कहीं ना कहीं स्कोर कम किया, तो उनसे ये भी प्रश्न पूछे गए कि आपके तो मार्क्स बड़े कम रहे इस ईयर में, ऐसा क्या रहा? तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि आपके बहुत ज़्यादा स्कोर रहा है या बहुत आपका कम रह गया है, लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर वो चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि हम और आप लोग अपने जीवन में कई बार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए अपनी एकेडमिक्स में, और कई बार हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जब हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तब हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऐसा करना चाहिए था, ये मेरी ये वाली गलतियाँ थीं। तो जब हमारे से इस तरह की कोई गलती हो गई है तो उसका वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान की स्थिति में क्या हम उसका एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकते हैं? तो उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। अभी तो मैं प्रश्न किन किन चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं उसे ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी इकट्ठी की जा सकती हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। तो शिक्षा, पूर्ववर्ती शिक्षा और वर्तमान शिक्षा के संबंध में आपसे प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा, तीसरी बात जो रहती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में भी प्रश्न रहते हैं। सामान्य तौर पर ये पूछ लेते हैं कि घर में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, आप जूनियर लॉ ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। तो ये प्रश्न स्वाभाविक प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के सहज और स्वाभाविक उत्तरों की अपेक्षा इंटरव्यू बोर्ड करता है। इसके अलावा
इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये पारिवारिक स्थिति और परिस्थिति दोनों बातों को लिखा, क्या परिवार का हमारे चयन में इतना योगदान है? योगदान नहीं है, खास तौर से साक्षात्कार में, कि किसी के मान लो परिवार में बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसका चयन हो जाएगा ना। या कोई बहुत गरीब घर से आता है, उसके परिवार में किसी भी प्रकार से पहले से कोई इस तरह के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और सामान्य परिवार से, किसान परिवार से आता है, तो उसका चयन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपकी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के संबंध में आपके जवाब कैसे हैं, उनको वो जानना चाहते हैं। अब आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के ये बात कहते हैं कि भाई मैं तो चाय बेचा करता था, बहुत गरीब था। तो इस चीज़ को वो एक सहजता से सबको बताते हैं। तो ऐसा ना हो कि अपनी जो कोई भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को कहीं न कहीं छिपाने की बजाय हम उसको स्पष्ट तौर पर रखते हैं। जैसे मुझे याद है, एक बच्ची का चयन हुआ जिसकी मदर की डेथ हो गई थी, और उसने कहा कि मदर की डेथ होने की वजह से ये गैप आ गया था, मैं पिछले बार भी इंटरव्यू दे सकती थी और इस वजह से मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंची। इस तरह का कोई क्वेश्चन था उसके सामने कि पिछले बार आपने क्या किया, तो बोलने कहा साहब मैं पिछले बार प्रीलिम्स दिया तो मैं पास हो गई, मेंस दिया और इंटरव्यू में नहीं जा पाई। तो उन्होंने यही कर लिया कि भाई इंटरव्यू में ऐसा क्या था कि आप की तैयारी भी बहुत अच्छी बता रहे हैं आप, फिर आपका इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं हुआ था? उन्होंने कहा डेथ हो गई थी तो मेरा कोई कंसंट्रेशन नहीं था, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाई। तो इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं पारिवारिक स्थिति के संबंध में, परिस्थिति के संबंध में। दूसरा, आपसे ये प्रश्न हो सकता है कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं? का कारण पूछ सकते हैं, भाई जॉब में क्यों आना चाहते हैं? तो कोई कहता है कि साहब मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, गरीबों को न्याय दिलाना चाहता हूँ, सरकार को बहुत अच्छे अच्छे परामर्श देना चाहता हूँ। तो ये क्या है कि कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। सब लोग जानते हैं कि मान लो कोई जूनियर लॉ ऑफिसर बने या जुडिशल ऑफिसर बने या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बने, सबके पीछे कहीं ना कहीं जीवन यापन एक पहला प्राथमिक कारण है जिसकी वजह से कोई किसी जॉब में आता है। और जो जिसने लॉ किया हुआ है, तो लॉ के जितनी भी संभावनाएं बनती हैं, चाहे संभावना जुडिशल अफसर के तौर पर बने या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के तौर पर बने या जूनियर लॉ ऑफिसर के तौर पर बने या एज एन एडवोकेट बने, तो प्रत्येक संभावना को प्रत्येक व्यक्ति पाना चाहता है और उनमें जो सबसे बेहतर लगती है, और बेहतर लगना तात्कालिक और समकालिक भी है। आज कोई चीज़ बेहतर लग रही है, मैं किन्हीं वकील साहब के साथ बैठा था, तो उनका आज बड़े अच्छे लेवल पे हैं, तो वो कहने लगे मेरे से कि सर अच्छा रहा आरजेएस नहीं बने, अन्यथा तो इतने पैसे वैसे थोड़े ही कमा सकते थे। तो मैंने कहा ये आपकी वर्तमान सोच है। जब चयन, जिस दिन आप चाह रहे थे कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं और एक आरजेएस बन जाऊं, तब आपकी अलग सोच थी, तब आप चाहते थे किसी भी तरह से बनूं।
जबकि चूंकि आज नहीं बन पाए और आज आपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छा रहा वो नहीं हुआ। तो तात्कालिक और समकालिक रहती है। कभी किसी परिस्थिति में हम चाह रहे होते हैं कि ये हो जाए, और किसी परिस्थिति में हमारे द्वारा ये चाहा गया होता है कि मेरे पास उससे भी बेहतर स्थिति उत्पन्न हो गई है, वो ना हुआ तो अच्छा है। तो ये कोई अच्छे और सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। तो जॉब में आने का कारण क्या है, क्यों आना चाहते हो, तो इनके सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इन सारी चीज़ों को हम करेंगे। तो अभी तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। और तो हम व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, तो व्यक्तित्व के संबंध में जो बातें हैं, और क्या आ सकता है कि व्यक्तित्व के संबंध में आपकी स्पष्टवादिता, आप कितने स्पष्टवादी हैं। ये इससे संबंधित, मतलब कोई चीज़ें ऐसी हैं जब आप चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता लग जाता है। इंटरव्यू बोर्ड के लोग बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो ये जानकारी कर लेते हैं आपके बोलचाल से, हाव भाव से, आपके चेहरे के इम्प्रेशन से कि आप इस चीज़ को छुपा रहे हैं। तो या आप इतने ज़्यादा मुखर हैं कि आप किसी भी चीज़ को कैसे बोल देते हैं। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ कि एक जज साहब थे, उन जज साहब ने मेरे को इंटरव्यू में एक प्रश्न किया, और उस प्रश्न के उत्तर में जब मैं उत्तर दे रहा था तो मैंने अपनी बात रख दी, और वो प्रश्न और उत्तर आज भी मुझे पता है। और जज साहब ने अपने हिसाब से अच्छा सही प्रश्न पूछा था, लेकिन जो मैंने उत्तर दिया और उस उत्तर में मैंने एक लाइन और जोड़ दी। उत्तर तो सही था, लेकिन एक लाइन और जोड़ दी कि साहब आप किताब मंगा लीजिए, मैंने तो यही पढ़ा है। तो कहीं जब हम मॉक इंटरव्यूज़ के लिए गए, कोचिंग के लिए गए, ख़ासतौर से इंटरव्यू कोचिंग के लिए, तब हमें ये सिखाया उन्होंने कि नहीं नहीं, आपको अपनी बात पर दृढ़ रहना है। तो ये बात तो ठीक है कि आपने जो स्टैंड लिया उस बात पर दृढ़ रहना है, लेकिन ये सही नहीं है कि दृढ़ता की किसी सीमा को लांघ जाना है। तो ऐसी स्पष्टवादिता ना हो। तो इसके संबंध में डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे चेंज करें। किसी व्यक्ति की ईमानदारी, इस पे से संबंधित प्रश्न रहते हैं। ईमानदारी में कोई वो आपसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से, छोटी छोटी बातों से ये पता कर लेते हैं कि व्यक्ति किन चीज़ों के संबंध में कितना ईमानदार है। तो चीज़ों के संबंध में जो ईमानदार है वो जीवन के प्रति भी कहीं ना कहीं ईमानदार है। तो जीवन के प्रति जो ईमानदार है वो चीज़ों के प्रति भी ईमानदार है। जैसे एक कभी कभी प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, तो वो कहते हैं आर यू श्योर यू आर सेइंग करेक्ट। तो जो ये जो रिपीटेशन है, तो जब वो देखते हैं कि नहीं 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 सर ये नहीं था, ये था, मैं गलती से वो बोल गया था, मतलब हमारे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं झूठ बोलने की आदत है। तो वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी, दिखावा सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति करता है। जैसे एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि भाई आप इस जॉब में क्यों आना चाहते। तो उसने कहा साहब मैं अपने गांव को, अपने क्षेत्र को दिखाना चाहता हूं कि मेरे अंदर भी सामर्थ्य है। तो इस तरह का जो नेचर है बुरा नहीं है,
लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक बैलेंस और एक संतुलित विचार और संतुलित मन स्थिति की अपेक्षा की जाती है। फिर बात आती है कि आपका ड्रेस, आपका ड्रेस कोड कैसा है। कोई परफेक्ट व्यवस्था नहीं है कि यही ड्रेस कोड हो सकता है और ये ड्रेस कोड नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ कह दी गई है कि ये ड्रेस में आना है तो फिर उसी में जाना है। जैसे आरजेएस में उन्होंने फिक्स कर दिया कि जो जुडिशल ऑफिसर्स की जो ड्रेस है, सामान्य तौर पर जो जुडिशल ऑफिसर्स की ड्रेस है उसी में, कि आपको ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई, वाइट शर्ट, इसमें आना है। तो वहाँ तो ड्रेस फिक्स कर दी थी। लेकिन जिन इंटरव्यूज़ में ड्रेस फिक्स नहीं है तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने ड्रेस कोड के संबंध में स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पूरे देश भर में अधिकतर ऑफिसर्स खास तौर से कोट पैंट टाई इनमें वो होते हैं, और उनका जो मस्तिष्क है इस रूप में बन जाता है, जब वो कभी किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वो ये महसूस करते हैं कि उनके जैसे व्यक्तित्व का व्यक्ति सामने होना चाहिए। ये स्वाभाविक नेचर है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट थे जो एडीजे का इंटरव्यू देने जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोट पैंट और टाई में जाइए। तो उन्होंने कहा सर गर्मियों के दिन हैं और मैं कोट पैंट और टाई मतलब सूट में मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ पैंट शर्ट और मैं इस तरह जाना चाहता हूँ। उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि जितने भी जुडिशल अफसर थे वहाँ, तो वो उससे उम्मीद करते थे कि 20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा जो इंटरव्यू चलने वाला है उसमें व्यक्ति वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, उसमें उसकी कोताही ना हो। तो ड्रेस कोड तय करना है। अब ड्रेस कोड में तय करना है उनका कलर कैसा हो, कलर कॉम्बिनेशन कैसा हो, या जो लेडीज़ का ड्रेस कोड है तो उनका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं, मैं 2 वीडियो बनाना चाहता हूँ इसमें, छोटे छोटे, जिससे कि आप एक में तो हम चाहते हैं कि सारा का सारा किन किन चीज़ों पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर लें। दूसरी चीज़ के संबंध में हम ये जानना चाहते हैं कि इन टॉपिक्स को हम कैसे इम्प्रूव करें। मान लो समस्याएं तो हमने कर ली, ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, इनको इम्प्रूव कैसे करें, और इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास कितना समय है। 15 दिन का सारा ही समय बच रहा है, और जिन लोगों के लास्ट में इंटरव्यू होंगे उनके पास खैर समय है, क्योंकि ये अभी दिसंबर का छुट्टियों का समय निकल जाएगा। तो ये सारे समय का यूटिलाइजेशन उस प्रॉपर रूप में करना है जिससे हम ये सारा कुछ कर सकें। ड्रेस कोड आ गया। फिर हम बात करते हैं एक दो चीज़ें जो मैंने और अपने दिमाग में हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो कह देते हैं देश सेवा, सामाजिक सेवा और राज्य सेवा, ऐसा कह देते हैं कि भाई इनमें हम इसलिए आना चाहते हैं, लोगों को सहयोग करना चाहते हैं, लोगों के
सोसाइटी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, गरीबों को हम न्याय दिलाना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं भाई ठीक है, आप करना चाहते हो तो फिर आप और बहुत सारा फील्ड है, इसी जेएलओ क्यों बनना चाहते हो, आरजेएस क्यों बनना चाहते हो, एपीपी क्यों बनना चाहते हो, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। कोई कहता है कि मेरे को बहुत सारा धन कमाना है, तो वो कहते हैं कि भाई इसमें तो एक सीमित नौकरी में जितना सीमित मिलना है वो उतना ही मिलेगा, फिर आप बिजनेस कीजिए, क्यों आना चाहते हैं। तो जो क्यों है उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी ली। अब बात करते हैं कि मैंने जैसे कहा अभी आपसे कि नॉलेज के और आपके व्यक्तित्व के दोनों के संबंध में जो प्रश्न होने हैं उन दोनों को आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नॉलेज के संबंध में। तो जो आपका जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा दे रखा है, पार्ट जो दे रखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, और ये ना भी दिया गया होता तो भी इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे ही जाते। अब इसमें भी जब बात करते हैं तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, ये वाला जो पार्ट है इसी को कॉन्स्टिट्यूशन के इसी हिस्से को आपके सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। तो एक तो ये वाला जो खास तौर से इसमें यदि कोई लेस्ट टेस्ट कोई जजमेंट आया है तो उसके संबंध में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। देश भर में विपक्ष की एक धारणा अभी चलती रहती है कि पूरे देश में के संविधान बचाओ, और दूसरी तरफ देश की जो सरकार है उसका मतलब ये रहता है कि वो संविधान को गीता मानती है, या संविधान संसद के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो ने मत्था टेका। तो ये जो स्थिति है, तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि संविधान को नष्ट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम संविधान को नष्ट नहीं, संविधान तो हमारे लिए गीता है, संसद हमारे लिए मंदिर है। तो ये जो भाव है दोनों का, तो इससे संबंधित जो घटनाक्रम है उनके बारे में कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान की क्या सरकार संविधान को नष्ट करने वाली है, या इसके विपरीत प्रश्न हो सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री संसद को मंदिर के तौर पर देखते हैं, फिर भी ये ऐसा लोग क्यों कहते हैं। तो इनके संबंध में आपके जो विचार हैं वो स्पष्ट होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमारे मन से किसी पार्टी का एक स्टैंड लेकर बैठे हैं और उस स्टैंड में हम या तो पार्टी की सरकार की आलोचना कर दें या सरकार के समर्थन में उतर जाएं, तो वैसा नहीं। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ना पड़ेगा, ख़ास तौर से वो वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है। और चूँकि आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा का पूरा पेपर आपका 50 मार्क्स का था इसमें, और दूसरा ये है कि सीपीसी दे रखी है आपकी। तो सीपीसी और सीआरपीसी में, इन दोनों सीपीसी सीआरपीसी दोनों में वो वाला हिस्सा पूछा जाना है जो ख़ास तौर से सरकार के काम आता है या सरकार के सजेशंस देने के काम आता है, या सरकार कहीं जैसा से जुड़ी हुई होती है। तो उन सारी चीज़ों से संबंधित प्रश्न इसमें कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं। तो सीआरपीसी सीपीसी का भी है।
इसके अलावा एविडेंस, लिमिटेशन, ये वाला पार्ट आपका। अब देखो इसमें ये सारे तो खैर सिलेबस तो आप सब लोगों को पता है, लेकिन इनमें आपको मार्क करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पूछे जाने की संभावना है। सरकार को कहाँ ज़रूरत पड़ती है लीगल ऑफिसर की, लीगल ओपिनियन की। तो जो लीगल ओपिनियन है, खास तौर से जो एरिया राज्य सरकारों के संबंध में है, केंद्र सरकार के संबंध में है, या किसी अथॉरिटी के संबंध में है, उनको आपको विशेष जोर देना है। डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि मैंने कहा कि इसको 2 हिस्से में ले रहा हूँ। एक हिस्से में ये सारी बातें और दूसरे हिस्से में हम लेंगे कि ये आपको पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 तरीके हैं। एक तो मान लो एक दिन की कोई क्लास ऐसी होती है जिसपे मेन टॉपिक्स को डिस्कस किया जा सकता है, तो वो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये डिस्कशन ना आप डिस्कशन के चक्कर में पढ़ें, ना उस तरह की किसी क्लास के चक्कर में पढ़ें, आप अपने खुद ही एक बार सारे सिलेबस से गो थ्रू हो जाए। लेकिन सिलेबस को व्यवहारिक ज्ञान के साथ पढ़िए, क्योंकि वहाँ उन सारी चीज़ों की वार्ता होनी है, आपस में आपके साथ डिस्कशन होना है। प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से लिख कर आते हैं कॉपी में। कॉपी में लिखने वाला उत्तर अलग तरह से लिखा जाता है, और जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है, तो इंटरव्यू के संबंध में जो आपके वार्ता हो रही होती है, वो एक तो प्रश्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भिन्न प्रकार के इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं वो कहीं समसामयिक घटनाक्रम के साथ जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, उसका उत्तर का तरीका अलग होता है, क्योंकि यहाँ बहुत लंबे लंबे उत्तर नहीं दे सकते, आपको संक्षिप्त में अपनी बात रखनी है। तो ये दूसरा आता है कि जो ये समसामयिक वाला पार्ट है, तो कितना और कब तक का हमें पढ़ना चाहिए। देखो मेरा ये मानना है कि इस पे आप ऐसा नहीं कि हर चीज़, हर घटनाक्रम के बारे में तिथिवार और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनमें इतनी एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे देश भर में, दुनिया भर में कोविड का प्रकोप चल रहा है, तो इस कोविड से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे आपके साक्षात्कार में। अब कोविड से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, और अर्थव्यवस्था के संबंध में ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था -23 में चली गई। -23 का मतलब तो बड़ी बुरी विषम स्थिति है। जब अर्थव्यवस्था का जो पॉइंट है 5-6% से भी नीचे आ जाए तभी हाय तौबा हो जाती है, तो यहाँ तो माइनस की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये जो किसान आंदोलन के संबंध में ये जो बिल बने हैं, जो विधेयक बन गए हैं, जो कानून बन गए हैं, उन्हें वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। तो सरकार के अपने सुझाव हैं, सरकार की ये मान्यता है कि हम किसानों के भले के लिए हमने ये किया। किसानों का ये मानना है कि नहीं, हमारे भले के लिए नहीं, हमारे नुकसान के लिए किया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो प्रावधान क्या हैं, कौन सी बातें हैं जिसके लिए किसान इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह की मांग कर रहे हैं। क्या ऐसा है जो किसानों के हित में नहीं है। और आपसे पूछ सकते हैं कि आपके दृष्टिकोण में ये हित में क्यों नहीं है, आपके दृष्टिकोण में ये हित में कैसे है। तो इससे संबंधित आपके प्रश्न हो सकते हैं। और चूंकि ये भी कानून से जुड़ा हुआ प्रश्न है,
आपसे पूछ सकते हैं कि मांग चल रही है कि इसको वापस लो, तो क्या प्रोसीजर है, क्या इस तरह किसी कानून को संसद रद्द कर सकती है, नहीं कर सकती है, कर सकती है तो कौन सी परिस्थिति में कर सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो होने को समसामयिक का है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ गया, ठीक है ना। फिर ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जिनके संबंध में अर्थव्यवस्था हो सकती है। फिर ये जो टॉपिक है राजस्थान के, भारत के, विश्व के बारे में जानकारी, तो जानकारी के संबंध में आपको ये नहीं पढ़ना है कि भारत की इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, ये कौन से गोलार्ध में है, क्या, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत के संबंध में जो जानकारी चाहिए, मोटी मोटी कुछ जानकारियों को, कि भाई अभी किन राज्यों में चुनाव हुआ, वैसे समसामयिक का भी हिस्सा है, अभी हाल ही में कहाँ कहाँ कौन कौन मुख्यमंत्री बनाए गए, या किसी राज्य में कोई विशेष कोई योजना चलाई गई तो उसके संबंध में हो सकते हैं। विश्व के संबंध में मैंने भी आपसे डिस्कस किया वो। फिर आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान की जानकारी के संबंध में हो सकते हैं, तो राजस्थान के संबंध में वो पूछ सकते हैं कि राजस्थान के सर्वाधिक इनकम वाले कोई से सोर्स बताइए, कहाँ से पैसा आता है राजस्थान में। वो पूछ सकते हैं कि राजस्थान में जो खेती का एरिया है, किस क्षेत्र में कौन सी पैदावारें ज़्यादा होती हैं, भाई गेहूँ होता है किस एरिया में ज़्यादा होता है। अब आप सोचोगे कि इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है। दरअसल ये आपके पाठ्यक्रम का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन एक जागरूक आदमी, एक जागरूक व्यक्तित्व से ये अपेक्षा की जाती है कि सारे क्षेत्रों के बारे में जानकारी होनी उसे चाहिए। अब वो कोई जैसे मान ले कोई कहता है कि सब सबसे ज़्यादा गेहूँ तो जैसलमेर में होते हैं, तो थोड़ी सी अटपटी लगेगी। उन्होंने कहा ये गंगानगर की जगह जैसलमेर बता रहा है, इसका मतलब राज्य के संबंध में इसे कोई जानकारी नहीं है। तो एक उम्मीद रखते हैं कि ये मोटी मोटी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। सांस्कृतिक पूछ सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी परंपराएं हैं जो राजस्थान में भी होती हैं और दूसरे स्टेट में भी होती हैं, कौन सी परंपराएं हैं जो सिर्फ राजस्थान में होती हैं और जो यहाँ की यूनिक है। यहाँ के बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ के संबंध में आपसे प्रश्न हो सकता है। अब इसके संबंध में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप इसे याद करें, तैयार करें, तो आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझे याद है कि एक बच्ची बाड़मेर से थी, तो उससे पूछा कि भाई बाड़मेर की कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। अभी जैसे 2-3 स्टूडेंट्स बीकानेर से थे, तो उन्होंने पूछा उनको कि भाई बीकानेर की कौन सी चीज़ें फेमस हैं, खाद्यान्न में क्या फेमस है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जानकारी को आपको जुटाना है। अब जुटाने के संबंध में क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट के संबंध में आपने फिर पढ़ना शुरू किया, और जब आप पढ़ रहे हैं इसके संबंध में, तो फिर धीमे 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 ये सारा कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के संबंध में मतलब ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब हो रही है, परेशान हो रहे हैं, चेहरे पे आपके इम्प्रेशन आ रहा है, आप कहीं दुखी है, दुखी भाव से दे रहे हैं। क्योंकि मैंने इस पे एक पॉइंट और है जो बॉडी लैंग्वेज का है, कि आपके हाव भाव भंगिमाएं सब कुछ स्पष्ट कर देती हैं। और उन्हें नियंत्रण कैसे रखें, कैसे खुश होकर इंटरव्यू देने जाएं, तो दूसरे वीडियो में हम इन सारी चर्चाओं को करेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं हो सकती हैं। एजुकेशन के संबंध में ये मेरे डिस्कस का एक
पार्ट है जिसे मैं डिस्कस करूँगा कि मान लो हमारे मार्क्स पहले कभी कम रहे हैं, तो अब बढ़ाए तो जा नहीं सकते। जब बढ़ाए नहीं जा सकते तो क्या हम ये लेके बैठ रहे हैं कि मेरी तो वहाँ 3rd डिवीज़न आई थी ना। इनके सिर्फ संतुष्टिपूर्ण आंसर्स की तरफ चलना है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ों के संबंध में मैंने आपको अभी बताया कि इनको एक आप लिस्ट के तौर पर एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट में लिखिए कि मुझे ये चीज़ें तैयार करनी है कि इस टॉपिक पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा कि आपकी लिस्ट बनवाने में। तो ये हो गया। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण रहेगा कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं, कम आती हैं, ज़्यादा आती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपका अभ्यास कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी सहजता का एक्सपीरियंस कैसा है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हैं तो आप कितने असहज हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, इनका एक ही तरीका है कि मॉक इंटरव्यू दिए जाएं। जो लोग मॉक इंटरव्यू की अभी होने वाली क्लासेस में आ सकते हैं वो उनमें आइए, और जो मॉक इंटरव्यू की क्लासेस में नहीं आ सकते हैं वो कम से कम एक काम कर सकते हैं कि कांच के सामने बैठ जाएं और अपने से ही बात करें, अपने द्वारा प्रश्न पूछें और फिर उसका उत्तर दें। तो जिससे कि उसकी हाव भाव भंगिमाएं और उसके उत्तर देने के तरीके वो खुद देख ले। जब खुद देखेगा तो उसमें सुधार करने का तरीका उसका आ जाएगा। क्योंकि जब आप अपने ही वीडियो को देख रहे होते हैं, अपने ही उत्तरों को देख रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं ऐसे हो सकता था तो ज़्यादा बेहतर होता। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट। तो ये तरीका है। और मेरा ये मानना है कि इस लास्ट एग्ज़ाम के संबंध में आपको कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। तो यदि मौका मिलता है मॉक इंटरव्यू देने का तो आपको मॉक इंटरव्यू ज़रूर देने चाहिए। पिछले बार जब आरजेएस के मॉक इंटरव्यू चल रहे थे तो एक स्टूडेंट पंजाब की थी और उसके साथ में ऐसी स्थिति थी कि अपने बेबी के कारण वो मॉक इंटरव्यूज़ में नहीं आ सकती थी, लेकिन उसके ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू का हम करवाए। और क्योंकि उसकी बहुत इच्छा थी कि वो कैसे भी इंटरव्यू एक बार मॉक ही सही वो दे ले, हुआ उसका इंटरव्यू। अंतिम चयन नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, एक मॉक इंटरव्यू तो दे लिया। इससे मुझे ये आइडिया लगा कि किस प्रकार के प्रश्न वो पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों के संबंध में एक जानकारी प्राप्त हुई। अच्छा, लगभग यही चीज़ें जो मॉक इंटरव्यूज़ में यहाँ होती हैं वही वहाँ होती हैं। जो जुडिशल ऑफिसर वहाँ इंटरव्यू लेने जाते हैं उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसी तरह का बोर्ड होता है, तो उसको ज़रूर वैसे ही देना चाहिए जैसे मानो हम आरपीएससी में जेएलओ का अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उस तरह ही सर संवर कर आना चाहिए, पूरी ड्रेस उसी तरह का, और हमारी हाव भाव भंगिमाएँ वो लगभग वैसी ही होनी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच के देना चाहिए कि नहीं मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के मॉक इंटरव्यूज़ हों जिससे आप लाभान्वित हों। तो आज इस टॉपिक पे इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो और जो पार्ट 2 है उसको बनाएंगे, जिससे कि जितने टॉपिक यहाँ हैं इन टॉपिक्स के संबंध में आप कैसे अपने आप को मोल्ड करें, कैसे उनकी तैयारी करें, हर एक के संबंध में स्पष्ट बात हो जाए। ठीक है, आज इतना ही।